हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईपीए इंस्टीट्यूट। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11th फिजिक्स और आज का हमारा टॉपिक है कोलेजन। आज की क्लास के मेन ऑब्जेक्टिव्स है टू स्टडी द कॉन्सेप्ट ऑफ कोलेजन, द टाइप्स ऑफ कोलेजन एंड टू स्टडी द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन और यू कैन से द कोफिशिएंट ऑफ रेजिलेंस। और उसके बाद में हम बात करेंगे इलास्टिक कोलेजन इन वन डायमेंशन की। तो हम स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट्स ऑफ कोलेजन से। अगर डे टू डे लाइफ की बात की जाए तो अगर कोई भी दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से टकराते हैं तो हम कहते हैं कि दे आर कोलाइडिंग, उनका कोलिजन हो रहा है। लेकिन जैसा कि मैं आपको बार बार बताती हूँ कि साइंटिफिकली जो वर्ड्स हम यूज करते हैं उनका मीनिंग साइंटिफिक लैंग्वेज में डिफरेंट हो जाता है। जैसे कि वेट का साइंटिफिकली हम अलग मीनिंग निकालते हैं, वर्क का हम अलग मीनिंग निकालते हैं, वैसे ही कोलिजन भी हमारा साइंटिफिकली कुछ अलग मतलब निकालता है। तो हमने जब डे टू डे लाइफ में पढ़ा तो हमने कहा कोई भी दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से टकरा रहे मतलब कांटेक्ट में आ रहे, इट मींस देयर इज कोलिजन। लेकिन अगर हम फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में कांटेक्ट होना जरूरी नहीं है। अगर कोई भी दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर फोर्स अप्लाई करते हैं फॉर अ स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम तो हम कह सकते हैं कि दे बोथ आर कोलाइडिंग। तो यहाँ पे कांटेक्ट होना जरूरी नहीं है। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, जब कोई अल्फा पार्टिकल किसी एटम के पास में जाता है तो वो उससे कोलाइड नहीं होता ड्यू टू द फोर्स ऑफ रिपल्शन और वो वहां से उससे हल्का सा डाइवर्ट होके चला जाता है। लेकिन एटम के न्यूक्लियाई और अल्फा पार्टिकल इन दोनों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग फोर्स का इंटरैक्शन हुआ फॉर अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम तो हम कह सकते हैं कि अल्फा पार्टिकल इज कोलाइडिंग विद द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। तो इस तरीके से जब भी कोई दो या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के ऊपर रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर फोर्स अप्लाई करते हैं फॉर अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम तो हम उस पर्टिकुलर फिनोमेना को कोलिजन कहते हैं। एक बार इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद में हम इसके टाइप्स की बात करेंगे। हियर वी से फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम इफ टू और मोर ऑब्जेक्ट्स आर exerting strong forces on each other for a relatively short interval of time, then the event is known as collision. Next we say that actual physical contact is not necessary for the collision. अगर forces आपस में interact कर गए तो हम उस केस को भी collision कहेंगे। बात आती है आखिर हम कोलिजन पढ़ क्यों रहे हैं, व्हाई वी आर स्टडिंग दिस पर्टिकुलर टॉपिक। तो देखो जितनी भी हमें एटॉमिक और सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में नॉलेज मिलती है वो सारी उन पार्टिकल्स के बीच में लगने वाले फोर्सेस के थ्रू मिलती है। तो हम यहाँ पे जो ये कोलिजन्स पढ़ रहे हैं ये हमें मेजर स्टडी करने में हेल्प करते हैं एटॉमिक एंड सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में। वो जो भी फोर्सेस वहां अप्लाई हो रहे हैं वही उन पार्टिकल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को बताते हैं। तो मेन यूज हमारा कोलिजन्स का एटॉमिक एंड सब एटॉमिक पार्टिकल्स की स्टडी करने में आता है। आगे हम बात करते हैं टू रूल्स विच शुड बी फॉलोड इन द कोलिजन। पहला है फॉर एवरी कोलिजन द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इज अप्लाइड एंड द कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी इज अप्लाइड। तो ये दो रूल हमेशा कोलिजन में अप्लाई होंगे। बाकी जो भी रूल्स हैं उनमें कुछ चेंजेस आ सकते हैं बट लीनियर मोमेंटम एंड टोटल एनर्जी दे विल बी कंजर्व्ड फॉर ऑल टाइप ऑफ कोलिजन्स। मेनली हम दो टाइप ऑफ कोलिजन्स की बात करते हैं। पहला है इलास्टिक कोलिजन, द सेकंड वन इज इनइलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन से मतलब है अगर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड है बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन देयर इज नो चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, देन वी से द कोलिजन इज एन इलास्टिक कोलिजन। वही इनइलास्टिक कोलिजन में द काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन देयर इज डिफरेंस इन द काइनेटिक एनर्जी। सबसे पहले बात करते हैं इलास्टिक कोलिजन की, उसके बाद में हम इनइलास्टिक कोलिजन को पढ़ेंगे। इफ आई टॉक अबाउट द इलास्टिक कोलिजन तो यहाँ पे सिंपली हम इसकी डेफिनेशन दे सकते हैं, अ कोलिजन इन विच देयर इज एब्सोल्युटली नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी देन दैट इज नॉन एज इलास्टिक कोलिजन। मतलब काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड है। देन एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, जो भी एटॉमिक और सब एटॉमिक पार्टिकल्स के कोलिजन्स होते हैं दे आर इलास्टिक इन नेचर। या फिर अगर हम हाथी दांत से बनी हुई दो बॉल्स को एक दूसरे से टकराते हैं तो उनका जो कोलिजन होता है दे शुड बी ऑफ सेम मास, दैट इज नॉन एज इलास्टिक कोलिजन।
अब हमने बात की यहाँ पे कि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड रहती है बिफोर एंड आफ्टर कॉलिजन। तो देखो हमारे डे टू डे लाइफ में जितने भी कॉलिजन्स होते हैं उनमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती, वो डिफरेंट फॉर्म्स में कन्वर्ट हो जाती है। साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी, इनमें कन्वर्जन होता है। तो इसका मतलब हमारे डे टू डे लाइफ में हमें परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन्स नहीं देखने को मिलते हैं, हमें इन इलास्टिक कॉलिजन्स ही डे टू डे लाइफ में मिलते हैं। एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल पे अगर हम जाते हैं तो हमें वहां पे इलास्टिक कॉलिजन दिखेंगे, बट कुछ केसेस होते हैं जहां पे लॉस बहुत ही कम होता है, मिनिमम होता है, तो उस केस में हम इलास्टिक कॉलिजन अज्यूम कर लेते हैं। अदरवाइज नो परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन इज पॉसिबल इन आवर डे टू डे लाइफ कॉलिजन्स। आगे बढ़ते हैं। The basic characteristics of elastic collagen, सबसे पहला है the linear momentum is conserved, second the total energy is conserved, third the kinetic energy is conserved, और चौथा हम कहेंगे कि यहाँ पे जितने भी फोर्सेस अप्लाई होते हैं दे आर कंजर्वेटिव इन नेचर। हम नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस को नहीं अप्लाई करते। कंजर्वेटिव फोर्सेस मैं ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ, तो जिनको नहीं पता है वो पुराना वीडियो देख के वहां से कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लेंगे। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड है, वो किसी भी और फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो रही है। आगे बढ़ते हैं। देन देयर कम्स इन इलास्टिक कॉलिजन, इफ देयर इज change in the kinetic energy, the total kinetic energy is not conserved, then we say the collision is inelastic collision. For example, जितने भी हमारे day to day life के collisions है they will be included into the inelastic collision. अगर हम बात करें basic characteristics of inelastic collision, तो यहाँ पे basic characteristic में आता है the total energy is conserved, the linear momentum is conserved, the kinetic energy is not conserved। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है। इसके अलावा जो फोर्सेस यहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं दे मे बी नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, मतलब सारे कंजर्वेटिव फोर्सेस भी हो सकते हैं या फिर मोस्ट ऑफ द फोर्सेस यहाँ पे नॉन कंजर्वेटिव नेचर के होते हैं। तो these are the characteristics of inelastic collagen। अब जब हम inelastic collagen पढ़ते हैं तो उस टाइम में हम एक perfectly inelastic collagen का नाम भी लेते हैं। perfectly inelastic collagen से हमारा मतलब है कोई भी ऑब्जेक्ट जब दूसरे ऑब्जेक्ट से टकराया तो वो दोनों ऑब्जेक्ट अगर एक दूसरे से कंबाइन हो गए, एक दूसरे से स्टिक हो गए, तो हम ऐसे वाले कॉलिजन को परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास में एक मड है, मतलब कीचड़ है, कीचड़ को हमने हाथ में लिया और इस तरह से दीवार पे डाला तो वो दीवार पे कीचड़ चिपक जाएगा, तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन। पुट्टी है, पुट्टी को फ्लोर पे गिराया तो फ्लोर पे वो चिपक गई, तो दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन। इसके अलावा कोई भी एक एरो है जो हमने बॉ से रिलीज किया, अब एक कार्डबोर्ड से जाके टकराया, कार्डबोर्ड को अपने साथ ही लेके आगे चला गया, तो कार्डबोर्ड और एरो इन दोनों का कॉलिजन भी कैसा हो गया? परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन। इसके अलावा बहुत बार मिटियोराइट्स गिरते हैं पृथ्वी के ऊपर और वो धरती पे एक बड़ा सा गड्ढा बना देते हैं और वहीं पे गिर जाते हैं, तो दिस इज ऑल्सो एन हेड ऑन कॉलिजन, या फिर आप कह सकते हो परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन। सो दीज आर सम एग्जांपल्स। अच्छा, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनइलास्टिक कॉलिजन हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसके बारे में। नेक्स्ट वी हैव कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। देखो बहुत बार जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है हमारा नीट या जेई, उसमें कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन या फिर आप कहो कोफिशिएंट ऑफ रेजिलेंस, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आखिर ये कोफिशिएंट ऑफ रेजिलेंस होता क्या है? सबसे पहली बात, हम इसे स्मॉल ई से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल ई, और ये हमें क्या बताता है? इट गिव्स अस द डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ ए कॉलिजन। कोई भी कॉलिजन हुआ वो कितना इलास्टिक है, क्या वो परफेक्टली इलास्टिक है, क्या वो परफेक्टली इनइलास्टिक है, या फिर इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है। तो वो जो डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी है किसी भी कॉलिजन की, वो हमें बताता है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। अगर किसी का भी कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 के बराबर आया तो इसका मतलब वो कॉलिजन परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन था। अगर E की वैल्यू 0 के बराबर आई, इसका मतलब जो कॉलिजन है दैट इज परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन, क्योंकि आफ्टर द सेपरेशन वेलोसिटी हैज बिकम 0, तो इसलिए वो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 0 आ जाता है।
तीसरी बात, अगर 0 और 1 के बीच में लाई कर रही है ई की वैल्यू, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं इलास्टिक और इन इलास्टिक के बीच वाली रेंज में लाई कर रहे होंगे। अगर हम बात करें नॉर्मल लाइफ की, तो जो भी हमारे कोलेजन्स होते हैं, इधर दे आर सेमी इलास्टिक, वो कोई भी ना परफेक्टली इलास्टिक तो नहीं होते हैं, दे आर सेमी इलास्टिक कोलेजन्स। एक और डेफिनेशन है, और या फिर आपको वो फॉर्मूला है इस कोफिशिएंट ऑफ रेजिलेंस का। कोफिशिएंट ऑफ रेजिलेंस को हम डिफाइन करते हैं द रेशियो ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन टू द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। मतलब कभी भी किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट्स का जब एक दूसरे से कॉलिजन होगा, तो कॉलिजन होने से पहले जब वो एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, तो उनकी कोई रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होगी। जब वो एक दूसरे से टकरा गए, टकराने के बाद अब वो वापस एक दूसरे से अलग हुए, जब वापस अलग हुए तो जब इनकी वेलोसिटीज बदल गई, तो नाउ देयर इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। अगर हम रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन को डिवाइड कर दें रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच से, तो हमें कोफिशिएंट ऑफ रेजिलेंस या फिर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन मिल जाता है। एक बार इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी दो ऑब्जेक्ट हैं और इस ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी u1 है। अब ये किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से जाके टकराया जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u2 है। जब ये टकराएंगे तो आपस में एक दूसरे से कोलाइड करेंगे। कॉलिजन के बाद में ये एक ऑब्जेक्ट इधर चला गया, दूसरा इधर जा रहा है। अब इनकी वेलोसिटी चेंज हो गई, दिस हैज बिकम v1 माइनस v2। अगर हमने कहा u1 इज ग्रेटर देन u2, तो हमारी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितनी आ जाएगी यहाँ पे, u1 माइनस u2। ये जो u1 माइनस u2 है, इसे हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कॉलिजन। कॉलिजन से पहले जो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है, दैट इज u1 माइनस u2। अब दोनों का कॉलिजन हो गया, दिस इज ड्यूरिंग कॉलिजन। आफ्टर द कॉलिजन द वेलोसिटी इज v1 एंड v2। इफ v2 इज ग्रेटर देन v1, तो उस वाले केस में जो हमारा v2 माइनस v1 है, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर द कॉलिजन। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर द कॉलिजन। अब हमें यहाँ पे डिफाइन करना है कोफिशिएंट ऑफ रेजिलेंस या फिर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को। तो उन दोनों को किस तरीके से हम डिफाइन करेंगे, हम इसको यहाँ ले लेते हैं। हम E से रिप्रेजेंट करते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को, तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन विल बिकम v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय u1 माइनस u2। मतलब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कॉलिजन डिवाइडेड बाय relative velocity of approach before collision. This ratio gives us the coefficient of restitution, or you can say the coefficient of resilience. अब क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जाता है, तो हम इसके क्वेश्चंस किस तरीके से सॉल्व करेंगे उसका भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल हमारे पास में ऐसा है कि वी हैव दीज टू बॉल्स। हम इसको m1 मास कह देते हैं, हम इसे m2 मास कह देते हैं। m2 मास इज ग्रेटर देन m1, ठीक है। आगे हमारे पास में अब क्या है, इनिशियली ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में है पहले। अब हम जो ये m1 वाला मास है, इसको यहां से ऐसे लेते हैं, h हाइट तक लेके जाते हैं और फिर इसको रिलीज कर देते हैं। जब यहां से हम इसको लेकर गए तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी आ गई। अब जब रिलीज करेंगे तो ये पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी और ये जाके m2 से टकराएगी। जब ये m2 से टकराएगी तो ये जो m2 है ये यहाँ पे किसी हाइट h2 तक जाएगा और ये m1 इससे टकरा के वापस यहाँ किसी हाइट h1 तक आ रहा है। दिस इज द इवेंट विच इज टेकिंग प्लेस। मतलब दो पहले हमारे मासेस हैं, एक को हमने ऐसे लिया, यहाँ से छोड़ दिया, ये इससे टकराया, टकरा के ये यहाँ तक गया और ये दूसरा वाला h1 हाइट पे, एक h2 हाइट पे चला गया। अब हम यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ रेजिलेंस कैसे निकालेंगे, तो देखो कोफिशिएंट ऑफ रेजिलेंस का सिंपल सा हमारे पास में फॉर्मूला है, दैट इज
v2 minus v1, that is the velocity of separation, relative velocity of separation divided by relative velocity of approach. तो ये हमारे पास में फॉर्मूला है, हमें इसका यूज करना है. हम पहले देख लेते हैं कि भाई कौन सी वेलोसिटी कितनी है, क्या है. हम पहले u1 u2 वेलोसिटी की बात करते हैं. फॉर एग्जांपल हमने m2 जो है ऑब्जेक्ट उसको रेस्ट में रखा है. रेस्ट में रखा है तो इसकी कोई वेलोसिटी नहीं है. अगर वेलोसिटी नहीं है तो हम यहाँ पे u2 को ले लेते हैं 0 के बराबर. u2 0 है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वेलोसिटी ऑफ m1 बिफोर द कॉलिजन. तो बिफोर द कॉलिजन हम m1 को यहां से लेके h हाइट तक पे लेके गए और जब इसको ड्रॉप करा तो जब ये इससे टकराने वाला था उससे पहले जो इसकी वेलोसिटी थी दैट विल बी द u1 वेलोसिटी. और इस वेलोसिटी को क्या हम बाय यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हम पता कर सकते हैं. v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as. जब हम यहां से इस वेलोसिटी u1 को पता करेंगे तो u1 हमारे पास कितना आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 2gh रूट. ऐसे जब काइनेमेटिक्स पढ़ी थी तो हमने ये वाली वेलोसिटी को रट लिया था. इस तरह से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे. तो अब काइनेमेटिक्स में हमें पता है कि यहां से हमने ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया तो इनिशियल वेलोसिटी 0. जब ये इसे टकराने वाली है उससे जस्ट पहले उसकी जो वेलोसिटी होगी दैट कैन बी फाइंड आउट बाय यूजिंग v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as. तो वहां से हमें u1 वेलोसिटी मिल गई 2gh. ठीक है. नाउ आफ्टर द कॉलिजन अब ये ऑब्जेक्ट चला गया यहाँ h2 हाइट पे, m1 ऑब्जेक्ट चला गया h1 हाइट पे. नाउ वी नीड टू फाइंड आउट द वेलोसिटी v1. अब वेलोसिटी v1 कितनी आएगी, 2gh1 रूट के बराबर. और v2 वेलोसिटी कितनी आएगी, 2gh2 रूट. ये हमारे पास में वेलोसिटीज आएंगी. अब इन वेलोसिटीज को हम पुट कर देते हैं फॉर्मूले में और हमें मिल जाएगा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन. तो इसे सॉल्व करते हैं. नाउ लेट्स पुट द वैल्यूज इन द फॉर्मूला ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन. तो ये हो जाएगा E will be equal to V2. V2 कितना है, 2gh2 रूट माइनस V1 कितना है, 2gh1 रूट डिवाइडेड बाय U1 इज 2gh रूट माइनस U2 दैट इज इक्वल टू 0. अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो तुम देखो 2g ये तो सब में कॉमन है तो कॉमन बाहर ले आएंगे, बाहर ले आके इसको एक दो कैंसिल आउट कर देंगे ऊपर वाले को नीचे से. तो हमारे पास में बच कितना जाएगा, वी विल बी हैविंग रूट h2 माइनस रूट h1 डिवाइडेड बाय रूट h. दिस इज हाउ वी विल फाइंड आउट द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन और यू कैन से द कोफिशिएंट ऑफ रेजोनेंस. आगे बढ़ते हैं. आगे बढ़ने पे अब हमारे पास में है इलास्टिक कॉलिजन इन वन डायमेंशन. ये भी इंपॉर्टेंट है. तो इलास्टिक कॉलिजन इन वन डायमेंशन को पहले समझते हैं. वन डायमेंशन है, इसका मतलब एक स्ट्रेट लाइन की बात हो रही है. उस स्ट्रेट लाइन में कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स हैं, वो पहले किसी वेलोसिटी u1 या u2 से मूव कर रहे हैं. किसी एक टाइम पे दोनों टकराते हैं. टकराने के बाद वापस उसी स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं डिफरेंट वेलोसिटीज से v1 v2 से. तो इस तरह का कॉलिजन कहा जाता है इलास्टिक कॉलिजन इन वन डायमेंशन. प्रॉपर डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इट इन्वॉल्व्स टू बॉडीज मूविंग इनिशियली अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन स्ट्राइकिंग अगेंस्ट ईच अदर विदाउट लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड कंटिन्यूइंग टू मूव अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन आफ्टर कॉलिजन. डायग्राम बनाते हैं और समझते हैं. देखो हमारे पास में यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन है. इस स्ट्रेट लाइन में हमने ये ले रखा है मास m1 और इसकी वेलोसिटी u1. दिस इज मास m2, इट हैज वेलोसिटी u2. अब ये भी इस डायरेक्शन में जा रहा है. दिस ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो गोइंग इन दिस डायरेक्शन. अगर मैं अज्यूम करूं कि u1 वेलोसिटी इज ग्रेटर देन u2 तो एक टाइम आएगा जब u1 जाके u2 से टकरा जाएगा क्योंकि दोनों सेम स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं. तो अब ये यहां जाके टकरा गए. जब ये टकराए तो मास तो इनका सेम है और ये हमने कह दिया ड्यूरिंग कॉलिजन वाला सिचुएशन है. दिस इज ड्यूरिंग कॉलिजन एंड दिस सिचुएशन इज बिफोर कॉलिजन.
दिस इज बिफोर कोलिजन, ठीक है। अब जब टकराएंगे, टकराने के बाद में जो m1 मास का ऑब्जेक्ट है वो किसी वेलोसिटी v1 से मूव करेगा, और m2 जो ऑब्जेक्ट है वो किसी वेलोसिटी v2 से मूव करेगा। एंड दिस इज द कंडीशन ऑफ आफ्टर कोलिजन। क्योंकि स्ट्रेट लाइन में है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड है, इसका मतलब इलास्टिक कोलिजन है। इलास्टिक कोलिजन के कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं लीनियर मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड, काइनेटिक एनर्जी विल बी कंजर्व्ड, टोटल एनर्जी विल बी कंजर्व्ड। तो हम पहले लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन देखेंगे बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन, फिर हम काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन देखेंगे बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन। पहले लीनियर मोमेंटम को देख रहे हैं। लीनियर मोमेंटम को जब देखते हैं तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं फ्रॉम दी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम को मैं L डॉट M डॉट से रिप्रेजेंट कर रही हूं। बिफोर कोलिजन लीनियर मोमेंटम कितना है, m1 u1 प्लस m2 u2। हम सब जानते हैं लीनियर मोमेंटम P इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। तो पहले ऑब्जेक्ट का लीनियर मोमेंटम हो गया m1 u1, दूसरे का हो गया m2 u2, मास इनटू वेलोसिटी से। अब आफ्टर कोलिजन कितना है लीनियर मोमेंटम, m1 v1 प्लस m2 v2। दिस इज व्हाट वी हैव गॉट। अब हम क्या करते हैं, जो हमारा m1 वाला टर्म है उसको एक साइड ले लेते हैं और m2 को एक साइड ले लेते हैं। तो दिस इज m1 u1 माइनस m1 v1, दिस इज इक्वल टू m2 v2 माइनस m2 u2। दिस विल बिकम m1 u1 माइनस v1, दिस इज इक्वल टू m2 v2 माइनस u2। हम इसे कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब ये वाली इक्वेशन आगे हमारे काम आएगी, तो इसको एक बार ध्यान रखना। अब यहाँ पे लगाते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं उसे। नाउ लेट्स अप्लाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर। दिस इज बिफोर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी। आफ्टर कोलिजन ये काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, 1/2 m1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो इजीली 1/2 को कट कर सकते हैं, तो 1/2 को दोनों तरफ कट कर देते हैं ताकि इजी हो जाएगा हमारे लिए चीजें। अब देखो, अब फिर से जो m1 वाली टर्म्स है उनको एक साइड ले लो, और जो m2 वाली साइड्स है उन टर्म्स है उनको राइट हैंड साइड में। तो दिस विल बिकम m1 u1 स्क्वायर माइनस m1 v1 स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू m2 v2 स्क्वायर माइनस m2 u2 स्क्वायर। हम m1 को कॉमन लेते हैं, ये हमें दे देगा u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू m2 v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये हमारे पास में इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड इक्वेशन नंबर 2 बाय इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 क्या है, पीछे आते हैं। m1 u1 माइनस v1 m2 v2 माइनस u2। तो ये हमारे पास हो जाएगा m1 u1 माइनस v1 डिवाइडेड बाय m2 v2 माइनस u2। अब यहाँ पे एक आइडेंटिटी लगा सकते हैं। ऊपर वाले केस में आइडेंटिटी क्या लगेगी, आइडेंटिटी हमारी यहाँ पे लग सकती है कौन सी वाली, इसे लिख लेती हूं मैं m1 u1 माइनस v1 u1 प्लस v1, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया है मैंने, m1 u1 माइनस v1, ये कैंसिल हो गया। आगे बढ़ो, m2 दिस विल बिकम v2 माइनस u2 एंड v2 प्लस u2 डिवाइड बाय m2 v2 माइनस u2। अगेन ये भी कैंसिल हो गया हमारे पास में।
तो बचा क्या, वी हैव गॉट u1 प्लस v1, दिस इज इक्वल टू v2 माइनस v2 प्लस u2। ये चीज अपने को यहां पे मिल गई। अगर मुझे पता करना है व्हाट इज द वेलोसिटी v2, तो क्या v2 पहले तो इसी को ही ले लेते हैं, ये एक हमारे पास में मिल गया फ्रॉम द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो इसको यहां तक रख लेते हैं। अब आगे हमें कुछ कुछ चीजें पता करनी है, कुछ कुछ चीजें मतलब कोफिशिएंट ऑफ रेजोनेंस हमें पता करना है, हम लोगों को यहाँ पे पता करना है वेलोसिटी ऑफ द ए ऑब्जेक्ट आफ्टर द कॉलिजन, वेलोसिटी ऑफ बी ऑब्जेक्ट आफ्टर द कॉलिजन, तो वहां पे ये सारी टर्म्स हमारे काम आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले पता कर लेते हैं यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ रेजोनेंस। कोफिशिएंट ऑफ रेजोनेंस हमारे पास में क्या आया है, वी हैव गॉट u1 प्लस v1 इज इक्वल टू v2 प्लस u2, u1 प्लस v1 इज इक्वल टू u2 प्लस v2। u1 की टर्म्स को एक साइड ले लो, u1 माइनस u2, v वाली टर्म्स को एक तरफ ले लो, v2 माइनस v1। क्या ये वाली जो टर्म आपको मिल रही है, दिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, और जो इसके सामने हमें टर्म मिली है दिस इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। हम बात कर रहे हैं इलास्टिक कॉलिजन की, तो परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन के लिए जो रेशियो आता है इन दोनों का, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन का, दैट शुड बी इक्वल टू 1। तो हमें यहाँ पे v2 माइनस v1 डिवाइड बाय u1 माइनस u2 1 के बराबर मिल रहा है, एंड दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ रेजोनेंस फॉर द परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन इन वन डायमेंशन। तो ये हम लोगों को यहाँ पे मिल गया। अब हम पता करते हैं कि आखिर आफ्टर द कॉलिजन ए ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी होगी, बी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी होगी, तो दैट वी नीड टू फाइंड आउट। वेलोसिटी ऑफ ए ऑब्जेक्ट, हमें यहाँ पे क्या टर्म मिली, देखो हमें मिला u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1, u1 माइनस u2 दिस इज इक्वल टू v2 माइनस v1। अगर मुझे यहां से v2 की वैल्यू चाहिए तो दिस कैन बी रिटन एज u1 माइनस u2 प्लस v1, ये मेरे को मिल जाएगी वेलोसिटी ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट। अब इसको कैसे यूज करेंगे, फ्रॉम द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम वी नो दैट m1 u1 प्लस m2 u2 दिस इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। हम v2 की वैल्यू इसके अंदर पुट कर देते हैं, तो दिस विल बिकम m1 u1 प्लस m2 u2 दिस इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 की जगह हमने क्या लिखा, u1 माइनस u2 प्लस v1, इस चीज को लिख दिया। इसे थोड़ा फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, हमें मिल जाएगा m1 v1 प्लस m2 u1 माइनस m2 u2 प्लस m2 v1। ठीक है, अब दिस इज इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2। वी नीड टू फाइंड आउट द v1 वेलोसिटी, हमें ये v1 वेलोसिटी चाहिए यहाँ पे, तो कुछ रीअरेंजमेंट्स करते हैं, इस v1 वेलोसिटी को इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं। जब कॉमन ले लेंगे तो v1 वेलोसिटी कितनी आ गई, m1 प्लस m2, और हमारे पास में यहां से m2 को कॉमन ले लो प्लस m2, तो ये आ गया u1 माइनस u2, और इधर है हमारे पास m1 u1 प्लस m2 u2। ठीक है, हमें यहाँ पे मेनली क्या करना है, इन सब में से v1 की वैल्यू निकालनी है। तो आप अब इस m2 u1 माइनस m2 u2 को इधर लेकर आओगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो बस उसी चीज को हम आगे करने वाले हैं। तो उसी टर्म को अब हम लोगों ने नेक्स्ट पेज पे लिख लिया, फर्दर सॉल्व कर रहे हैं हम इसे।
वो पूरे के पूरे चीज को इधर लेके आ जाते हैं, तो दिस विल बिकम m1u1 प्लस m माइनस m2u2 माइनस m2u1 प्लस m2u2 प्लस m2u2, दिस इज इक्वल टू v1 m1 प्लस m2। यहां से हम u1 को कॉमन ले लेते हैं, दिस विल बिकम m1 माइनस m2 प्लस 2m2u2 एंड दिस इज इक्वल टू v1। तो v1 हम m1 बाय m2 को नीचे इधर की तरफ ले आते हैं, तो दिस विल बिकम m1 प्लस m2। तो यहां से हमें आफ्टर द कॉलिजन ए ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी मिल गई, वो किसके बराबर है, v1 के बराबर। तो v1 हमें कितना मिल गया, दिस इज इक्वल टू u1 m1 माइनस m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 प्लस 2m2 u2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। So this is the velocity of first object after the collision। ये हमारे पास में वेलोसिटी आ गई। अब हम बात करते हैं सेकंड वाले ऑब्जेक्ट की कि वेलोसिटी ऑफ बी ऑब्जेक्ट क्या रहेगी। तो वेलोसिटी ऑफ बी ऑब्जेक्ट में हमारे पास ऑलरेडी हम लोगों ने एक यहाँ पे चीज ले रखी है v2 किसके बराबर, u1 माइनस u2 प्लस v1, u1 माइनस u2 प्लस v1। हम v1 की यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, तो v2 विल बिकम u1 माइनस u2 प्लस v1। v1 कितना मिला है हमें, दिस इज द वैल्यू ऑफ v1, तो आई एम राइटिंग दिस वन u1 m1 माइनस m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 प्लस 2m2u2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। इसको भी सॉल्व करेंगे। इस टर्म और इस टर्म में u1 को कॉमन ले लेते हैं, तो u1 को कॉमन लेंगे तो वी विल गेट 1 प्लस m1 माइनस m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, एंड अगर हम u2 को यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं तो ये हमें मिल जाएगा 2m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 माइनस 1। आगे सॉल्व करने पे ये क्या आएगा, u1 m1 प्लस m2 प्लस m1 माइनस m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। यहाँ पे m2 से m2 कैंसिल हो गया और हमें ऊपर मिल गया 2m1, तो मैं इसको डायरेक्टली लिख रही हूँ, दिस इज 2m1। अब इस u2 के लिए सॉल्व कर लेते हैं, दिस इज गोइंग टू गिव अस 2m2 माइनस m1 माइनस m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। 2 में से एक m2 जाएगा तो m2 बच जाएगा, तो इसे हम लिख सकते हैं m2 माइनस m1, m2 माइनस m1। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट आफ्टर द कॉलिजन। ये हमारे पास में सेकेंड ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी आ जाएगी आफ्टर कॉलिजन। तो हमने इलास्टिक कॉलिजन पढ़ा, इलास्टिक कॉलिजन में हमने सबसे पहले कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन निकाला, देन आफ्टर कॉलिजन फर्स्ट ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या होगी उसके लिए फॉर्मूला डिराइव किया, देन आफ्टर कॉलिजन सेकंड ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला डिराइव किया है। कुछ केसेस भी हैं इलास्टिक कॉलिजन के, उनको एक बार गो थ्रू करते हैं। केसेस में सबसे पहला केस है अगर दोनों ऑब्जेक्ट्स के मास बराबर होंगे तो उस केस में हमारा v1 और v2 वेलोसिटी क्या आएगा, what will be the v1 and v2 velocity if the masses are equal। तो जो भी हमें v1 और v2 का फॉर्मूला मिला है उसके अंदर हम इन वैल्यूज को पुट करेंगे। the v1 will be equal to u2 and v2 will be equal to u1। मतलब यहाँ पे जब दो ऑब्जेक्ट सेम मास के होते हैं तो उस केस में वो दोनों अपनी वेलोसिटीज को एक्सचेंज कर लेते हैं। पहले वाले ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी थी बिफोर द कॉलिजन वो दूसरे वाले ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हो जाएगी आफ्टर द कॉलिजन एंड वाइस वर्सा। तो दोनों ने आपस में एक दूसरे की वेलोसिटीज को एक्सचेंज कर लिया। आप आराम से v1 और v2 के जो फॉर्मूले हमने डिराइव किए हैं उनके अंदर मास को सेम रख के फिर सॉल्व करना, यू विल गेट द सेम आंसर।
नेक्स्ट वाला केस देखते हैं। When the target body is initially at rest, मतलब अब हमें U2 को जीरो लेना है, मतलब जो दूसरा वाला ऑब्जेक्ट है वो अभी मूव नहीं कर रहा। नाउ यू हैव U2 इज इक्वल टू जीरो। जब U2 जीरो है तब V1 वेलोसिटी कितनी आएगी और V2 वेलोसिटी कितनी आएगी, दिस वी नीड टू फाइंड आउट। द V1 विल बी m1 माइनस m2 U1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, और V2 वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, अगर हम U2 को जीरो करेंगे तो यहाँ पे U2 को जीरो करना है हमें, तो ये वाला पूरा का पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। V2 में बचेगा कितना, 2m1 U1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, 2m1 U1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। दिस इज द केस व्हेन द सेकंड ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट और पहला वाला ऑब्जेक्ट उसको आके कोलाइड कर रहा है। नेक्स्ट केस इज when mass of two bodies are equal, mass दोनों bodies का equal है, मतलब m1 is equal to m2 है। now v1 will be equal to 0 and v2 will be equal to u1। this is how we will get the result। जब दो ऑब्जेक्ट्स का मास इक्वल होता है तो उस वाले केस में क्या होगा, जो पहला ऑब्जेक्ट है वो तो रेस्ट में आ जाएगा आफ्टर द कॉलिजन, तो पहले वाले ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जीरो हो गई, इट मींस इट इज इन द रेस्ट। और जो सेकंड वाला ऑब्जेक्ट है वो पहले वाले ऑब्जेक्ट की जो इनिशियल वेलोसिटी थी उसके साथ में मूव करने लग जाएगा। तो दिस इज वन ऑफ द केसेस। नेक्स्ट केस देखते हैं इसमें। नेक्स्ट इज व्हेन बॉडी बी इज एट रेस्ट एंड इज वेरी हैवी, मतलब जो m2 मास है दैट इज वेरी वेरी ग्रेटर देन m1 मास एंड u2 हमारे पास में जीरो है। इस वाले केस में आफ्टर द कॉलिजन V1 और V2 हमारे पास क्या आएगा, तो अगेन आप दोनों फॉर्मूला आपके पास है V1 और V2 का, उसमें आप m2 बहुत बड़ा है तो m1 को नेग्लेक्ट कर देंगे, इसको जीरो मान लेंगे और u2 को जीरो मान लेंगे। तो उस केस में हमें वेलोसिटीज क्या मिलेगी, v1 will be equal to minus u1 and v2 will be equal to 0। this will be the case। आप एक बार वैल्यूज को अच्छे से पुट करना फॉर्मूलाज में, और फिर जब फॉर्मूले में वैल्यू पुट करोगे तो यू विल गेट द आंसर। एक और केस हमारे पास में है, उसको भी कंसीडर कर लेते हैं। द नेक्स्ट केस इज व्हेन बॉडी बी इज एट रेस्ट हैज नेग्लिजिबल मास, मतलब u2 is equal to 0 and m2 is very very less than m1, तो ये भी नेग्लिजिबल मास का है। इस केस में आफ्टर द कॉलिजन v1 एंड v2 क्या होंगे, फिर से हम फॉर्मूले में u2 की वैल्यू 0 रखेंगे और m2 जो है उसको, क्योंकि बहुत छोटा है तो इसको भी हम इग्नोर करेंगे। आंसर क्या मिलेगा हमें, v1 will be equal to u1 and v2 will be equal to 2u2। this will be the answer। आगे आप अच्छे से फॉर्मूलाज में वैल्यूज पुट कीजिएगा, देन यू फाइंड आउट द आंसर। सो दिस वाज अबाउट द इलास्टिक कॉलिजन इन वन डायमेंशन। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में हम इन इलास्टिक कॉलिजन को पढ़ेंगे और 2 डायमेंशंस में किस तरह से कॉलिजन होगा उसे भी डिस्कस करेंगे।